दोस्तों नमस्कार। इसके पहले की वीडियो में हम लोग भारतीय युग से संबंधित 100 प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। आशा है कि वह वीडियो आपको बहुत कारगर आपके लिए साबित होगा। वह हर परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज हम लोग द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग से संबंधित हम लोग 50 से 51 प्रश्नों की श्रृंखला आज पढ़ेंगे और निसंदेह यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप पूरा वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको मिल रहा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और यहाँ से हम लोग आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपको नया वीडियो जो मेरा बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जो है कि बेल आइकन को ही पुश कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया। तो दोस्तों, इस प्रश्न में कई सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 1900 ईस्वी है या फिर 1903 ईस्वी है। कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, तो मैं आज आपका भ्रम मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, सरस्वती पत्रिका तो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इसका संपादन का कार्य मतलब यह जो सरस्वती पत्रिका जो है कि 1900 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन का कार्य 1903 में संभाले थे। तो इसलिए अगर ये पूछे कि सरस्वती पत्रिका कब से प्रकाशित हुई तो आपका 1900 ईस्वी हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया तो आपका उत्तर हो जाएगा 1903। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कि भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है। सब लोग जानते हैं भारत भारती के रचयिता का नाम, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त जो है कि भारत भारती के रचयिता हैं और इसी रचना से इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, राष्ट्रकवि की उपाधि भी मिला हुआ था। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मैथिली शरण इसमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं, यानी 3 कृति मैथिली शरण गुप्त की है और 1 कृति नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, जयद्रथ वध भी मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत भी मैथिली शरण गुप्त का है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का है, हिम तरंगिणी इनका नहीं है क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो इसलिए जो है कि इसका सही विकल्प आपका यही हो जाएगा कि ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, विकल्प नंबर सी। आइए चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किनका संबंध माने किस कवि का संबंध चिरगांव झांसी से रहा है। वृंदावन लाल वर्मा का, हरिशंकर परसाई का, सियाराम शरण गुप्त का या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही विकल्प है सियाराम शरण गुप्त। और आपको शायद मालूम भी हो, अगर न मालूम हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं और यह भी एक सशक्त और यशस्वी कवि रहे हैं। और दोस्तों, झांसी जो है, झांसी एक गांव नहीं है बल्कि साहित्य प्रेमियों के लिए जो है कि एक तीर्थ है। क्योंकि झांसी से कुछ पहले अगर आप कानपुर से झांसी के लिए अगर आप बाई ट्रेन या बाई बस अगर आप जाते हैं तो चिरगांव झांसी के पहले का स्टेशन पड़ता है। वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ मैं स्टेशन से उतर करके उस मिट्टी को मैंने नमन भी किया, क्योंकि वहाँ ऐसे विभूतियों ने जन्म लिया जो हम साहित्य प्रेमियों के लिए वो गांव नहीं है बल्कि तीर्थ है। ठीक है, तो ये इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। आइए हम लोग पांचवां देख लेते हैं। पांचवां क्या है, इनमें से कृतियों और कृतिकारों को सुमेलित करना है। कृति और कृतिकार को सुमेलित करना है। तो अब देखिए, आप अभी पता चल जाएगा कि इसका विकल्प क्या क्या। द्वापर जो है ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक, हिम किरीटिनी जो है, यहाँ आ जाइए, हिम किरीटिनी जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ठीक, रस कलश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है और त्रिशूल तरंग जो है ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। ठीक है ना, इसको खूब बढ़िया से ध्यान रखिएगा। द्वापर मैथिली शरण गुप्त का, त्रिशूल तरंग गया प्रसाद शुक्ल सनेही का, रस कलश
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का और हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि हम लोग छठवां प्रश्न, सॉरी इधर से आ जाइए, छठवां प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ छठा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, आपको ये बताना है। छायावादी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो दोस्तों हम लोग द्विवेदी युग के बारे में पढ़ रहे हैं और निस्संदेह जो है कि ये मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी का, आपको ये बताना है। तो सातवां प्रश्न, देवसभा, स्वप्न, द्रौपदी या प्रिय प्रवास। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा स्वप्न, ठीक है ना। स्वप्न जो है कि राम नरेश त्रिपाठी की कृति है। हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यह काफ़ी कंफ्यूज कर देता है यह क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त जी का है कि नवीन जी का है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो दोस्तों याद रखिए, यह जो है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की पंक्ति है, सनेही जी का ये पंक्ति है, सनेही जी से इसका संबंध जोड़ लीजिएगा तो नहीं भूलाएगा, ठीक है ना। आइए अगला हम लोग देखते हैं, ये आपका नौवां नंबर का जो क्वेश्चन है, नौवां नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया? नौवां क्वेश्चन, किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया? राष्ट्र भारती, स्वदेशी कुंडल, भारत भारती या राष्ट्रीय वीणा। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका सी। इसी तरह से आप जानते भी होंगे कि सोजे वतन जो मुंशी प्रेमचंद की कृति थी, उसको भी अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और भारत भारती को उसने प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है ना। और भारत भारती से ही इनको क्या नाम, मैथिली शरण गुप्त जी को एक बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी और राष्ट्र कवि के रूप में यह जो है कि प्रसिद्ध हो गए। 10वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये पंक्तियां किस काव्य कृति की, आपको ये बताने पंक्तियां किस काव्य कृति की है? तो दोस्तों यह काव्य कृति जो है कि यशोधरा नामक काव्य कृति की है और ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है ना। अपला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ठीक है, इसको याद रखिए। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? 11वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, रामकथा का चित्रण या उक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि साकेत की रचना का मूल उद्देश्य जो है कि उर्मिला को महत्व देना था, क्योंकि रामायण में उर्मिला जो एक ऐसी पतिव्रता नारी का जो रोल निभाई, अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सीता के समकक्ष नहीं खड़ा किया जा सकता है, सीता की तुलना नहीं किया जा, लेकिन सीता से कम भी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि साकेत की रचना उन्होंने उर्मिला का जो एक तरह से एक सतीत्व था, एक जो एक पतिव्रता नारी के प्रति जो एक कर्तव्य होना चाहिए था, पतिव्रता नारी का जो कर्तव्य होना चाहिए था, अपने पति पर जो कर्तव्य होना चाहिए था, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो उर्मिला को महत्व देने की बात यहाँ है। 12वां प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो दोस्तों सही विकल्प ये है कि ये जो है कि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। 13वां प्रश्न में देख लेते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इसमें से कौन है? हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुंदर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचयिता हैं। अगला 14वां प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा बहुत चर्चित यह
पंक्ति है बहुत चर्चित, ये जो कि इसमें ये रचना भी है। तो यह जो है कि आपको बताना है कि किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की, या फिर गोपाल शरण नेपाली जी का है। तो दोस्तों सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ठीक है ना। यह पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता हैं। 15वां देख लिया जाए। 15वां क्या है? इन कृतियों एवं कृतिकारों को सूची से सुमेलित आपको करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या किस तरह का है ये। तो आपका जो है ये कश्मीर सुषमा जो आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक का, ठीक। हिंडोला आपका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ठीक है ना। हृदय तरंग आपका हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न का, और जौहर आपका हो जाएगा श्याम नारायण पांडे जी का। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर, हृदय तरंग सत्यनारायण कविरत्न, और जौहर श्याम नारायण पांडे। आइए हम लोग अगला 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था आपको ये बताना है। तो इसके पहले अगर आप ध्यान से सुने होंगे मेरी बात को तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है कि 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और 1903 ईस्वी में महाबली प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके संपादकत्व का कार्य संभाला था, ठीक है ना। आइए 17वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1908, 1912, 1910 या फिर 1920? तो दोस्तों ये 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था, 1912 ईस्वी में। 18वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस कवि का जीवन 1886 से 1964 ईस्वी है? मैथिली शरण गुप्त, अद्वैत सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, यानी कि मैथिली शरण गुप्त, ठीक सॉरी, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली हिंदी को काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? खड़ी बोली को हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो आपका जो 19वें नंबर का जो उत्तर है वो है डी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आइए 20वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 20वां नंबर क्या कह रहा है? समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? समस्या पूर्ति किस काव्य की कविता में प्रचलित थी? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतवादी युग? तो दोस्तों सही विकल्प है भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु युग का अगर आप वीडियो पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे, पढ़े होंगे तो निश्चित है कि आपको इसका उत्तर मालूम होगा। 21वें नंबर का जो क्वेश्चन है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? राम नरेश त्रिपाठी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? तो दोस्तों सही विकल्प आपका है माखनलाल चतुर्वेदी को। आइए 22वें नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वदेशी कुंडल नामक संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम आपको बताना। स्वदेशी कुंडल किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है या गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है? तो दोस्तों स्वदेशी कुंडल, ध्यान रखिएगा, जहाँ कुंडल की बात आती है, स्वदेशी कुंडल की जहाँ बात आती है वहाँ पूर्ण को आप लगाएंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण को लगाएंगे, क्योंकि कुंडल हमेशा पूर्ण होता है। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, कुछ लोग स्नेही को समझ बैठते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि स्वदेशी कुंडल जो है कि पूर्ण है, यानी कि पूर्ण कुंडल हमेशा पूर्ण होता है, और इसलिए जो कि राय देवी प्रसाद पूर्ण इसके हो जाएंगे, ठीक है ना। विकल्प नंबर भी आपका सही हो जाएगा।
आइए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, ठीक है ना। तो रस कलश भी है, चुपते चौपदे भी है, प्रिय प्रवास भी है, यानी कि ये मृत्युंजय नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका यही आपका उत्तर हो जाएगा 23 का सी। आइए 24 हम लोग देख लेते हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम आपको बताना है। ये काफ़ी चर्चित पंक्ति है, काफ़ी चर्चित रचना है और सभी लोग जानते हैं कि बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, सब लोग इसको जानते हैं। आइए 25 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे, प्रभा और प्रताप ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन नवीन जी ने किया था, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 26 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? आपको छांटना है कि कौन सी रचना दिनकर जी के रसवंती है, मुकुल है, रश्मिरेखा या फिर पाथेय है। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, यानी कि रसवंती। रसवंती जो है दिनकर जी की रचना है। 27 क्वास के रचयिता कवि का नाम बताइए। क्वास के रचयिता कवि का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वास ध्यान रखेंगे, क्वास के रचयिता जो हैं नवीन जी हैं, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। दिनकर जी ने कामाध्याय का निरूपण किस कृति में किया है? कामाध्याय का निरूपण किस कृति में किया है? रेणुका में, रश्मिरथी में, उर्वशी में या फिर हारे को हरिनाम में। तो दोस्तों उर्वशी नामक कृति में जो है कि ये कामाध्याय का निरूपण किए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूचियों को सुमेलित करना है। क्या करना है? सूचियों को आपको सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग सुमेलित कर लें तो बढ़िया रहेगा। देखिए कुरुक्षेत्र, सीधे आप यहाँ से आ जाइए। कुरुक्षेत्र आपका है दिनकर जी का, पंचवटी आपका है मैथिली शरण गुप्त जी का, मौर्य विजय है सियाराम शरण गुप्त जी का, और हम बिस्पाई जन्म की ये नवीन जी का है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र दिनकर जी का है, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त जी का, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी का। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। यानी इसका विकल्प हो जाएगा सी, ठीक है ना, सी, यानी कि 1 का सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, 2 का डी सियाराम शरण गुप्त, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग इसके बाद चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नहीं 29 हो गया दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? 30। इसके पहले यह प्रश्न आ चुका है, ध्यान अगर आप दिए होंगे तो आपको इसका उत्तर मालूम होगा। अब विकल्प आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, श्याम नारायण पांडे जी का है ये, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? यानी 3 कवि राष्ट्रीय चेतना के हैं, 1 कवि राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, मैथिली शरण गुप्त जी भी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी भी हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का नाम इसमें नहीं आता राष्ट्रीय चेतना के कवि में, इसलिए सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, 31 का सी। 32 देखिए, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जो ब्रज भाषा में अपनी सभी कविताओं को लिखे हैं। तो दोस्तों यह भी वही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। बाकी सभी लोग जो है कि खड़ी भाषा में लिखे हैं, लेकिन ये अपनी सभी रचनाएं जो है कि ब्रज भाषा में लिखे हैं, ठीक है। आइए 33 हम लोग देख लेते हैं। 33
नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का आप पढ़े होंगे इसके पहले वीडियो में, तो उसका जिक्र किया गया है, प्रिय प्रवास है। तो प्रिय प्रवास जो है कि यही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और ये हरिऔध जी की रचना है। आइए 34 हम लोग देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे, यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन ये करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से वह उसमें कोई अपनी रचना को प्रकाशित नहीं करते थे, बल्कि छद्म नाम से अपनी रचनाएं प्रकाशित करते थे। और दोस्तों वह बहुत सुंदर नाम है, वह नाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ये कभी नहीं भूलेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो छद्म नाम था वो क्या था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है। 35 हम लोग देख लेते हैं। 35 क्या कह रहा है, इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन नहीं। द्विवेदी मंडल मतलब द्विवेदी जी के कवि कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी भी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी भी हैं, मुकुटधर पांडे जी भी हैं, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है ये मतलब मंडल द्विवेदी मंडल, द्विवेदी जी के द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के जिसे भारतीय मंडल के कवि थे ना, उसी तरह से द्विवेदी मंडल के भी कुछ कवि थे। तो द्विवेदी मंडल के कवियों में 3 लोगों का नाम आता है, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम नहीं आता है। ठीक है। आइए 36 हम लोग देख लेते हैं। खड़ी बोली के उस काव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण के का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो आपको बताना है वैदेही वनवास है, क्रीड़ायन है, प्रिय प्रवास है, फिर उद्धव शतक है। तो दोस्तों सही विकल्प आपका है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का युगानुरूप माने कलयुग के अनुरूप जो है कि उनका परिवर्तन किया गया है, और जो पहले जो कथा और कहानियाँ थी, जो लीलाएं किए थे, उससे कुछ अलग हट करके लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है प्रिय प्रवास में। ठीक है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। मैथिली शरण गुप्त हैं, सत्यनारायण कविरत्न हैं, श्रीधर पाठक हैं, या फिर जगदास दास रत्नाकर हैं। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, सत्यनारायण कविरत्न। 38 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई है। काफ़ी प्रसिद्ध यह रचना है जो 1931 में प्रकाशित हुई है। भारत भारती, यशोधरा, द्वापर और साकेत। तो दोस्तों सही विकल्प है साकेत। साकेत जो है यह 1931 में प्रकाशित हुई है। 39 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक या भ्रमरदूत। तो दोस्तों प्रिय प्रवास भी है, भ्रमरदूत भी है, उद्धव शतक भी है, साकेत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा साकेत, विकल्प नंबर ए। कश्मीर सुषमा 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन, आपको ये बताना है। बहुत चर्चित यह जो कि रचना है और आप सबको पता भी होगा इसके रचयिता कौन है। ठीक है ना, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक या मुकुटधर पांडे। तो दोस्तों सही विकल्प आपका है श्रीधर पाठक। कश्मीर का बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। 41 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। रोमानी भावबोध के कवियों किस नाम से पुकारा जाता है। छायावादी, रीतिमुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि या रहस्यवादी कवि। तो दोस्तों सही विकल्प है स्वच्छंदतावादी कवि, सी। ठीक है। आइए हम लोग 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी में अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया है। मैंने गोल्ड स्मिथ की जो रचना है डेजर्ट विलेज, इसका अनुवाद हिंदी में उजड़ ग्राम के नाम से किसने किया है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामदास त्रिपाठी या फिर गोपाल शरण सिंह है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक। ध्यान रखिए श्रीधर पाठक ये जो है कि गोल्ड स्मिथ की इस रचना को उजड़ ग्राम के नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया था। ठीक है।
आइए 43 का नंबर हम लोग देख देते हैं। 43 क्या कहता है, इनमें से कौन सी कृत मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है। कौन सी कृति जो है मैथिली शरण गुप्त की नाट्य रचना है। क्योंकि ये नाटक है, ये ज़्यादातर तो ये कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है, लेकिन ये एक नाटक भी लिखे हैं, तो इसको आपको बताना है। तिलोत्तमा है, जयद्रथ वध है, चित्राधार है या फिर द्वापर है। तो दोस्तों सही विकल्प है ए तिलोत्तमा। इनका एक ये क्या है, नाटक है, नाट्य कृति है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से ये लिखते थे। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक या मुकुटधर पांडे। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका ये जो है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, क्योंकि यह जो कि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। आइए हम लोग 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इसमें से कौन करता था। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इसमें से कौन करता था। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों याद रखिएगा सुकवि जो है कि सनेही जी करते थे, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसी लगे देख लेते हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र कवि की कविताएं राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे। तो दोस्तों शंकर सनेही कोई नहीं या फिर त्रिशूल। तो त्रिशूल उपनाम से यह जो है कि कविताएं लिखते थे, सनेही के नाम से नहीं लिखते थे। सनेही अपना उपनाम दिए हैं, एक सरनेम जिसको बोला जाता है, लेकिन ये त्रिशूल उपनाम से जो है कि राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखा करते हैं। इसको हमेशा आप याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है। द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आपको ये बताना है। मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्रीधर पाठक और रूपनारायण पांडे। दोस्तों निर्विवाद सत्य है कि ये जो कि विकल्प नंबर ए है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को जो है कि ये रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। आइए ये हम लोग विकल्प देख लेते हैं, 48 नंबर का विकल्प क्या कह रहा है। तो देखिए, हिम किरीटिनी आप जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी किसके पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक, हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, इसको भी आपने पढ़ चुका है। और विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो इस तरह से जो है कि ये चारों विकल्प किसी तरह से होगा, विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर और हिंडोला जो है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इतिवृत्तात्मकता इसमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिवृत्तात्मकता, छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर प्रगतवादी युग। अगर आप इसके पहले की वीडियो को पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप जान रहे हैं। इतिवृत्तात्मकता जो है कि द्विवेदी युग की विशेषता है। ठीक है ना, आइए हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है। द्विवेदी युग के काव्य को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपका क्या है, स्वच्छंदतावाद, नव जागरण सुधार काल, राष्ट्रीयतावादी काल या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका बी, यानी कि नव जागरण सुधार काल। और यहाँ एक क्वेश्चन छायावाद से यहाँ आ गया है, तो इसको भी थोड़ा देख लिया जाए कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किस आलोचक ने कहा है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता, अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, छायावाद से संबंधित जो ये प्रश्न है अक्सर पूछा जाता है, इसको हमेशा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, फिर नामवर सिंह ने। तो दोस्तों सही विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो यहाँ तक दोस्तों ये द्विवेदी युग का हम लोग प्रश्न पढ़े। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में छायावाद का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, और अगर आप मेरा सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए
और हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और आप इसको नोटिफिकेशन पाना है तो बेल आइकन को पुश कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। अब तक आप हमारे वीडियो को देखे इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस महामारी के दौर में आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बड़ा हमारा परिवार अब तक हो चुका है, हमारे बहुत सारे व्यूअर हो चुके हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं ईश्वर से दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें और इससे आप निजात पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।